स्वागत है दोस्तों, टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियां के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यानी भारत की जो नदी होती है वो किस प्रकार से बहती है और कहाँ किसकी सहायक नदी है, इसका भी हम लोग चर्चा के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा। तो जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग एग्जामिनेशन में इसको छोड़ देते हैं या हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो आज के बाद क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा नदी से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नदी के प्रकार यानी नदी किस प्रकार की होती है। तो नदी का जो प्रकार है वो दो प्रकार के, भारत में जो नदी जो पाई जाती है वो कितना प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी नदियां, तो ध्यान रखिएगा, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो आप कहिएगा कि हिमालय नदी किसको कहेंगे और प्रायद्वीपीय नदी किसको कहेंगे। तो हिमालय नदी जितना भी जो होता है यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदी होती है ना उसको हम लोग हिमालय नदी कहते हैं। और जो बाकी जो पठार से पर्वत से ये सब जो निकलती है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो भारत में जो जितना भी जो नदी है वो या तो हिमालय नदी है या प्रायद्वीपीय नदी है, तो उसको सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब नदी के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी, सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी का हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी जो निकलती है वो कहां से, मानसरोवर झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। और सिंधु नदी का अगर चर्चा किया जाएगा लंबाई का, तो ध्यान रखिएगा 2880 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें भारत में ध्यान रखिएगा 1114 किलोमीटर इसका लंबाई भारत में है। ध्यान रखिएगा इसको। यानी सिंधु नदी का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मानसरोवर है। और गिरने का जो बिंदु है ध्यान रखिएगा अरब सागर में अपना पानी गिराती है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिंधु का सहायक नदी ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर में झेलम है। ध्यान रखिएगा झेलम है। तो झेलम कहां से निकलती है, ध्यान रखिएगा शेषनाग झील से निकलती है झेलम। उसके बाद ध्यान रखिएगा चिनाब है। चिनाब, जो चिनाब कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा बड़लाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहां पे रावी नदी होगा। ध्यान रखिएगा रावी नदी जो निकलती है वो रोहतांग दर्रा से ही निकलती है। ध्यान रखिएगा कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। उसके बाद ध्यान रखिएगा ब्यास नदी है। ब्यास नदी भी कहां से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा से ही निकलती है ब्यास नदी भी। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी है, सतलज। तो सतलज कहां से निकलती है, तो ये भी मानसरोवर से निकलती है। तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि सतलज कहां से निकलती है, मानसरोवर। क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये सब सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, झेलम, ये सब जो सहायक नदी है किसकी, तो सिंधु की सहायक नदी है। और ध्यान रखिएगा मानसरोवर से एक और नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। इसका हम लोग आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। हम लोग देखते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता था क्या, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। यानी कब हुआ, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें नदी के जल को लेकर के विवाद था, इसको मतलब इसमें सुलझाया गया था। यानी ऊपर की जो नदियां हैं यानी 3 नदी का पाकिस्तान ऑक्युपाई करता है 80% जल। जिससे देखिए ऊपर में कौन कौन सी नदी है, सिंधु हो गया, सिंधु के बाद झेलम है, झेल, तो ध्यान रखिएगा चिनाब नदी है, चिनाब। तो ये सब तीनों का कि नीचे में कौन सी नदी है, तो ध्यान रखिएगा रावी है, ब्यास है और सतलज नदी, यही ना है। ध्यान रखिएगा इसको। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सिंधु जल समझौता में जो हुआ था ना, इसमें ये 3 नदी यानी ऊपर की 3 नदियां सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इसका 80% जो जल है इसको पाकिस्तान लेगा। ध्यान रखिएगा इसमें पाकिस्तान लेगा। और बाकी जो 20% जल है इसको कौन देश लेगा, तो इसको अपना भारत लेगा। ध्यान रखिएगा यानी 20% जल सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% जल भारत लेगा और 80% पाकिस्तान लेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये नीचे वाली जो 3 नदी हम लोग दर्शाए हैं, जो रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, इसका है जो 80% कौन ऑक्युपाई करेगा, तो ये भारत ऑक्युपाई करेगा, अपना भारत करेगा। और 20% जो है वो कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान करेगा 20%। तो ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था ना, समझौता जो हुआ था वो कब हुआ, 1960 में हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सिंधु जल
समझौता हुआ था, क्यों हुआ था? तो नदी के जल को लेकर के जो विवाद हुआ था उसको निपटारा करने के लिए। कब हुआ था? 1960 में हुआ। इसमें भारत को कौन से मतलब कितना प्रतिशत ऑक्युपाई किया गया था जल का? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम और चिनाब का भारत कितना ऑक्युपाई करेगा? 20%। पाकिस्तान करेगा 80%। वहीं अगर रावी, ब्यास और सतलज की बात अगर किया जाएगा तो 80% भारत और 20% यहाँ पे पाकिस्तान करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सिंधु जल समझौता को। अब हम लोग देखते हैं बाकी के नदी को। देखते हैं गंगा नदी के बारे में। हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, गंगोत्री से निकलती है और इसकी सहायक, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी है, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और ये आकर के कहां पे मिलती है? ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिलता है। वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। वहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी का संगम होता है और वहां पे कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गंगा नदी का अगर भारत में अगर विस्तार अगर देखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इसका जो लंबाई है वो कितना है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे रिलेटेड अगर आपको अगर गंगा नदी से, गंगा की जितनी भी जो सहायक नदी है, इसके लिए हमने पहले ही बिहार से रिलेटेड एक बिहार की नदियां टॉपिक बना दिए हैं, तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में भी डाल दूंगा। चलिएगा, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसको? गंगा नदी को जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी का अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो, ध्यान रखिएगा, निकलती है कहां से? तो ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। और इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सांगपो के नाम से जानते हैं। इसको सांगपो के नाम से क्वेश्चन किया जा सकता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका कुल लंबाई का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 2900 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। जिसमें भारत में अगर प्रवेश की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 916 किलोमीटर भारत में इसका प्रवेश है, यानी भारत में बहती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जैसे ही जब अरुणाचल प्रदेश में जब निवास करती है यानी प्रवेश करती है तो वहाँ इसको दिहांग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, यानी जब भी भारत में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। और फिर अगर असम के क्षेत्र में जाती है तो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जानते हैं। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम से बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको हम लोग यमुना के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जिसका 4 नाम हुआ। ध्यान रखिएगा, तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से, भारत में प्रवेश के दिहांग के नाम से, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना गया और बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से इसको जाना गया है। तो इसके 4 नाम है और चारों से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एक लोहित नदी है जिसपे वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया है। वो कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, जो लोहित नदी पर बनाया गया है। उसका जो लंबाई है वो कितना है? 9.15 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, पहले महात्मा गांधी सेतु पुल भारत का सबसे बड़ा सेतु पुल हुआ करता था, 5.6 किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर उसको बनाया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका यानी जो ब्रह्मपुत्र जो जमुना नदी से के नाम से प्रवेश की और गंगा नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और दोनों का जब संयुक्त धारा जब एक जगह पे मिलता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको मेघना के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और इसका सुंदरबन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इस वजह से वहाँ पे इसका जो डेल्टा का जो नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो इस प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र का हम लोग चर्चा हम लोग कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग और बाकी बचे हुए नदी को देखते हैं। यानी यहाँ पे अरावली पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी का आप लोग नाम सुने होंगे। लूनी नदी जिसको लवणीय नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये निकलती है कहां से? अरावली पर्वत से निकलती है और गिरती है कहां? तो ध्यान रखिएगा, यह कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ की रण में गिरती है, कच्छ की रण में। और कच्छ की रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, कच्छ की रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली से, और गिरती है कहां में? कच्छ की रण में। और अरावली पर्वत से ही ध्यान रखिएगा कि एक और नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, साबरमती। कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। और साबरमती अपना पानी कहाँ गिराती है? ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी में कौन नदी? साबरमती नदी अपना पानी गिराती है खंभात की खाड़ी में।
अब ध्यान दीजिएगा कि और भी हम लोग नदी का चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा अमरकंटक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमने डिनोट किया है अमरकंटक को। अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है? तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक से 3 नदी निकलती है और तीनों 3 दिशा में बहती है। ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर जो नदी गई है कौन सी नदी है? सोन नदी है। ध्यान रखिएगा सोन नदी है। उसके बाद सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है पटना के पास में, समझे। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण की ओर से आकर के, दक्षिण भारत से आकर के गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा सोन नदी को आप लोग याद रखिएगा जो अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये नर्मदा नदी है। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी ये भी निकलती है कहां से? अमरकंटक से निकलती है। या कहां गिरती है? अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा महानदी एक है, महानदी जो कहां से निकलती है? ये भी अमरकंटक से निकलती है और ये भी जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देता है। अब ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? 3 नदी यहां से भी निकलती है, तो 3 नदी का हम लोग ट्रिक्स ध्यान रखिएगा। सोनम याद रखिएगा इसमें, यानी अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदी इसमें हो जाएगा। सोनम याद रखिएगा, तो सो से क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा? नर्मदा हो गया। अब म से क्या हो जाएगा? मां से क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। तो यानी सोनम से आप लोग याद रखिएगा कि अमरकंटक से निकलने वाली ये सब नदी। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ताप्ती नदी है। ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी जो निकलती है ये कहां से? ये भी एमपी से निकलती है। ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी कहां गिराती है? तो यानी अरब सागर में ही अपना पानी गिराती है। ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती का हम लोग बहुत बार हम लोग चर्चा सुने हैं, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के बारे में। यानी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। आज डेल्टा का निर्माण आप सभी बाकी जो नदियां हैं ये सब जो डेल्टा का निर्माण करती है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती आपको ऑप्शन में बिल्कुल मिलेगा। या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो यही नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है। आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुअरी क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कुछ जो नदियां हैं ये क्या करती है? मिट्टी को ले जाती है और समुद्र में क्या करता है? वहां पे बिछा देता है, जिसके वजह से क्या होता है? तो ऊंचा आकार ले लेता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग डेल्टा इसको हम लोग कहते हैं। जो मिट्टी लेकर के अपने साथ नदी बहा करके ले जाती है और जगह का यानी ऊंचा स्थल बना देता है, इसको हम लोग डेल्टा इसको कहते हैं। और यही जब एस्चुअरी जो होता है ये का टुकड़ा या पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा ले जाकर के जो होता है ना वो क्या करता है? एक जगह पे बिछाता है, तो इसी को एस्चुअरी कहा जाता है। एस्चुअरी में बालू या पत्थर का छोटा छोटा रूप ले जाकर के एकत्रित किया जाता है, उसको एस्चुअरी कहते हैं। और डेल्टा में मिट्टी का वहां पे ले जाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती ही है जो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी है। यानी पहाड़ों के बीचों बीच से होकर के ये सब नदी गुजरती है। अब पहाड़ के बीच से होकर के गुजरेगी तो बालू का कण, पत्थर का टुकड़ा ये सब ही ले जाएगी। लेकिन अगर समतलीय मैदान से अगर भूमि से अगर जो नदी गुजरेगी तो कण ले जाएगा अपने साथ, समझे। तो मिट्टी का जो कण ले जाता है वो डेल्टा का निर्माण करता है। अब बालू का जो कण ले जा करके एक जगह पे एकत्रित करता है उसको एस्चुअरी का निर्माण करता है। इसको हम लोग समझ लिया। यानी डेल्टा का निर्माण कौन करेगा? एस्चुअरी का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करता है, बाकी ये सब नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन आता है कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होता है। अब ध्यान रखिएगा कि और भी हम लोग नदी का चर्चा करते हैं, जैसे गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा अब गोदावरी नदी का हम लोग चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है और इसको कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितना? 1465 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये निकलती है नासिक से और ये गिरती है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नासिक में जो कुंभ मेला का जो आयोजन जो किया जाता है यही गोदावरी नदी के तट पे किया जाता है। उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, कृष्णा, और कृष्णा कहां से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर से यह निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है और गिरती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 1400 किलोमीटर भारत में इसका है, यानी लंबाई है। ये भी दक्षिण भारत की नदी है और निकलती है कहां से? तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर से निकलती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि एक और महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी है। ध्यान रखिएगा कावेरी नदी है जिसका 805 किलोमीटर भारत में
लंबाई है और ये भी जो निकलती है यह कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के कुर्ग जिला से, ध्यान रखिएगा कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये था नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूं। अगर इसको एक बार देखना चाहते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं। तो ये था भारत की नदी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, सभी एग्जामिनेशन में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह वीडियो मैं आप लोग के कहने पर ही लाया हूं। लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस तरीके का आप अगर वीडियो चाहते हैं तो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का जरूर प्रयास करूंगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब धन्यवाद, जय हिंद।